पिछली बार हम लोगों ने जो वेस्टर्न मार्क्सिज्म है उसके कुछ मुख्य पक्षों को समझने की चेष्टा की। उसी की निरंतरता में आज हम लोग फ्रैंकफर्ट संप्रदाय या फ्रैंकफर्ट स्कूल के विषय में कुछ महत्वपूर्ण पक्षों को समझेंगे। फ्रैंकफर्ट संप्रदाय भी पाश्चात्य मार्क्सवाद के अंतर्गत आता है। ये एक विचारकों का, विद्वानों का एक समूह है और वे जो विचारक हैं, वो विद्वान हैं, वो ज्ञान की विभिन्न शाखाओं, ज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित रहे हैं और उन्होंने जीवन के विभिन्न पक्षों पर विचार किया है। सबके बीच पूर्ण मतैक्यता हो ऐसा तो नहीं है, लेकिन हाँ, कुछ मूलभूत बातों पर, कुछ मूलभूत बिंदुओं पर उनकी दृष्टि काफ़ी कुछ मिलती जुलती है। इसलिए हम उसको एक संप्रदाय या एक स्कूल के तौर से देखते हैं। फ्रैंकफर्ट संप्रदाय की स्थापना 1923 में हुई और इसका जो मूल नाम है वो है इंस्टीट्यूट फॉर सोशल रिसर्च, और ये इंस्टीट्यूट फॉर सोशल रिसर्च जर्मनी के फ्रैंकफर्ट विश्वविद्यालय में स्थापित किया गया था और इसलिए इसको कालांतर में फ्रैंकफर्ट स्कूल या फ्रैंकफर्ट संप्रदाय कहा जाने लगा। इस संप्रदाय से 20वीं शताब्दी के बहुत बड़े विचारक जुड़े रहे और उनमें दो नाम तो बहुत प्रसिद्ध हैं जो कि एक प्रकार से इसके इंटेलेक्चुअल फादर्स थे, इसके बौद्धिक संस्थापक थे, हॉर्खहाइमर और एडॉर्नो। और इन दोनों के द्वारा संयुक्त रूप से जो लिखी गई पुस्तक है द डायलेक्टिक्स ऑफ एनलाइटनमेंट, वो एक प्रकार से फ्रैंकफर्ट संप्रदाय का सूत्र ग्रंथ माना जाता है। और भी अनेक महत्वपूर्ण व्यक्ति इस संप्रदाय से जुड़े रहे, जिसमें एरिक फ्रॉम जैसे मनोविज्ञान शास्त्री थे जो कि 20वीं शताब्दी के बहुत बड़े मनोविज्ञान शास्त्री थे। फ्रेडरिक पोलक और हर्बर्ट मार्क्यूस जैसे राजनीति शास्त्री थे। वॉल्टर बेंजामिन जैसे सौंदर्य शास्त्री, संगीत शास्त्री थे। और लुई लोवेंथाल एक अन्य बड़े विचारक थे जो कि इससे जुड़े हुए थे। तो इस तरह से अनेक महत्वपूर्ण विचारक इस फ्रैंकफर्ट संप्रदाय से जुड़े रहे। फ्रैंकफर्ट संप्रदाय से जुड़े विचारकों ने ज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों के ऊपर विचार किया। दर्शन, मनोविज्ञान, सौंदर्य शास्त्र, भाषा शास्त्र, राजनीति, अर्थतंत्र, मास मीडिया जिसके अंदर लैंग्वेज और लिटरेचर भी आता है, इन तमाम पक्षों के ऊपर विचार किया। और यानी जो आज का जो पूंजीवादी समाज है, जो आज की जो बोर्जुआ सोसाइटी है, उसमें इन सब क्षेत्रों में क्या कुछ घटित हो रहा है, उस सब की समीक्षा की, व्याख्या की और उसके ऊपर बड़े महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे जो कि भौतिक जगत में बहुत चर्चित भी हुए। दूसरी बात यह है कि यद्यपि फ्रैंकफर्ट संप्रदाय मार्क्स के विचारों से ही प्रेरित है, लेकिन ये
अन्य स्रोतों से भी विचार ग्रहण करता है, और इसके जो विचारक हैं वो जब अपनी मान्यताओं का प्रतिपादन करते हैं तो मार्क्स के साथ साथ अन्य जो 19वीं 20वीं शताब्दी के महत्वपूर्ण विचारक हुए उनके तर्कों का और उनकी व्याख्याओं का भी सहारा लेते हैं। वेस्टर्न मार्क्सिज्म के संदर्भ में भी मैंने आपको ये बात बताई कि जो वेस्टर्न मार्क्सिस्ट हैं उनकी ये विशेषता है कि वो मार्क्स में केंद्रित अवश्य हैं, लेकिन वो जो दूसरे वैचारिक स्रोत हैं उनका भी भरपूर उपयोग करते हैं अपने तर्कों और अपनी व्याख्याओं को प्रस्तुत करने में। तो फ्रैंकफर्ट संप्रदाय से जुड़े हुए दार्शनिक जो हैं वे हीगल से प्रभावित भी हैं, वे कैंट, इमैनुअल कैंट से भी बहुत प्रभावित हैं, उसका भी उपयोग करते हैं अपने तर्कों में, अपनी व्याख्याओं में। जर्मनी का एक महत्वपूर्ण विचारक 19वीं शताब्दी का हुआ नीत्शे के विचारों और सिद्धांतों को भी वो ग्रहण करते हैं आवश्यकता अनुसार। मैक्स वेबर, फ्रायड, तो ये सब अन्य विचारक हैं। और इसी तरह से जो फेनोमेनोलॉजी की धारणा जो कि दृष्टि उभर रही थी 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में, तो इन सब वैचारिक स्रोतों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनकी जो मूल प्रेरणा है वो मार्क्सवाद है। लेकिन वो केवल मार्क्सवादी फ्रेमवर्क तक सीमित नहीं है, इसलिए उनके लिए एक शब्द का प्रयोग होता है कि दे आर पैरा मार्क्सिस्ट थिंकर्स, कि जो मार्क्स में केंद्रित हैं लेकिन मार्क्स के बाहर भी जाकर अन्य स्रोतों से भी प्रेरणा और विचार ग्रहण करते हैं और उनका उपयोग अपने तर्कों में, अपने विश्लेषण में करते हैं। तो ये भी एक अन्य महत्वपूर्ण बात है जो कि हमें फ्रैंकफर्ट संप्रदाय के विषय में जानना चाहिए। एक अन्य महत्वपूर्ण बात ये है कि जो फ्रैंकफर्ट विचारक से जुड़े हुए फ्रैंकफर्ट संप्रदाय से जुड़े हुए जो विचारक हैं वे नॉन पॉलिटिकल या नॉन पार्टी लोग हैं। कि जैसे कि हम लोगों ने देखा कि जो ल्यूकस था या ग्रैमशी था, ये लोग तो कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर थे अपने अपने देशों में और पार्टी की गतिविधियों में एक्टिवली पार्टिसिपेट करते थे। लेकिन जो फ्रैंकफर्ट संप्रदाय से जुड़े हुए जो विचारक हैं, ये लोग इंटेलेक्चुअल्स हैं, ऐसे इंटेलेक्चुअल्स जो कि अपने को किसी दल या किसी राजनीतिक आंदोलन से बिल्कुल असंबद्ध रखते हैं। 20वीं शताब्दी के उन प्रारंभिक दशकों में यूरोप में मार्क्सवादी चिंतन का जहाँ तक प्रश्न है, तो व्यावहारिक राजनीति में दो प्रकार के दल सक्रिय थे। एक तो वे दल जो कि मार्क्सवादी सिद्धांतों में, रेवोल्यूशनरी सोशलिज्म में विश्वास रखते थे, यानी जो कम्युनिस्ट पार्टीज थीं, और दूसरे वो लोग जो कि सोशल डेमोक्रेसी में विश्वास रखते थे, यानी जो कि विकासवादी लोकतंत्र के सिद्धांत में विश्वास रखते थे। ये दो धाराएं यूरोप के विभिन्न देशों की राजनीति में प्रभावित हो रही थी और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टीज़ और कम्युनिस्ट पार्टी ये काफ़ी सक्रिय थीं विभिन्न देशों की राजनीति में, फ्रांस में या जर्मनी में और इटली में और अन्य देशों में। लेकिन फ्रैंकफर्ट संप्रदाय से जुड़े हुए जो दार्शनिक थे वे इन दोनों धाराओं से अपने को अलग रखते हैं। ना वे साम्यवादियों के साथ खड़े हैं, ना वे सोशल डेमोक्रेसी के साथ खड़े हैं, बल्कि वो एक इंटेलेक्चुअल के तौर से, एक पूंजीवाद के अध्येता के तौर से चीज़ों के ऊपर विचार कर रहे हैं। और इस अध्ययन
में मार्क्सवाद जहाँ उनके लिए सहायक है वहाँ वो मार्क्सवादी दृष्टि का, मार्क्सवादी मान्यताओं का प्रयोग करते हैं, लेकिन वो किसी पार्टी पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट नहीं करते। ये भी एक विशेषता है फ्रैंकफर्ट संप्रदाय से जुड़े हुए दार्शनिकों की। फिर एक अन्य पक्ष जो कि फ्रैंकफर्ट संप्रदाय में महत्वपूर्ण है वो ये है कि फ्रैंकफर्ट संप्रदाय प्रैक्सिस में तो विश्वास करता है। प्रैक्सिस में विश्वास करने का मतलब ये है कि वो ये मानते हैं कि थ्योरी और प्रैक्टिस की यूनिटी आवश्यक है। एक शब्दावली चलन में आई थी जिसको प्रैक्सिस कहा जाता है कि जो थ्योरी है वो प्रैक्टिस के लिए है, यानी सिद्धांत अपने में साध्य नहीं है, बल्कि सिद्धांत जो है वो किसी लक्ष्य को प्राप्त करने का साधन होता है और इसको प्रैक्सिस कहते हैं। तो उनका ये मानना था, बहुत सारे लोगों का, कि मार्क्सिज्म एक प्रैक्सिस है। लेकिन जो फ्रैंकफर्ट संप्रदाय से जुड़े दार्शनिक हैं वो भी यद्यपि प्रैक्सिस की उपयोगिता को, महत्ता को स्वीकार करते हैं। वो भी कहते हैं कि हाँ, ज्ञान का उद्देश्य, सिद्धांत का उद्देश्य व्यावहारिक जीवन में सुधार लाना, परिवर्तन लाना ही होता है, ये वो मानते हैं। लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि सिद्धांत की, थ्योरी की एक अपनी महत्ता है, उसकी एक अपनी स्वायत्तता है। इसलिए थ्योरी एंड प्रैक्टिस को साथ लेके चलने का मतलब ये नहीं है कि थ्योरी की कोई अपनी जो ऑटोनॉमी है या जो उसकी अपनी इंडिपेंडेंस है उसको नज़रअंदाज किया जाए। इसलिए क्योंकि पहले चीज़ों को वैचारिक स्तर पर, सैद्धांतिक स्तर पर स्पष्ट रूप से समझना होता है और उसके लिए आपको बौद्धिक उपक्रम ही करना पड़ता है, स्पेकुलेशन करना पड़ता है, एनालिसिस करनी पड़ती है, कंपैरिजंस करने पड़ते हैं, यानी एक बहुत बड़ी इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज करनी पड़ती है कॉन्सेप्चुअल या थ्योरेटिकल क्लैरिटी लाने के लिए। और उसके बाद फिर उसमें से वो सूत्र हम निकालते हैं जिनके के आधार पर हम व्यवहार को प्रकाशित कर सकें, व्यावहारिक जीवन को श्रेष्ठ बना सकें। इसलिए जो फ्रैंकफर्ट संप्रदाय से जुड़े हुए विचारक हैं वो ये मानते हैं कि सैद्धांतिक ज्ञान की अपनी महत्ता है, अपनी स्वायत्तता है, और प्रैक्सिस का मतलब ये नहीं होना चाहिए कि हम इस पक्ष को नज़रअंदाज कर दें या इस पक्ष के महत्व को स्वीकार कर दें। एक ये भी पक्ष फ्रैंकफर्ट संप्रदाय के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण है। अब एक प्रश्न ये उठता है कि यद्यपि जैसा कि हमने आपसे भी बताया कि वो लोग सक्रिय राजनीति में तो भाग नहीं ले रहे थे, तो क्रांति को लेकर उनका क्या दृष्टिकोण था? क्योंकि जो वेस्टर्न मार्क्सिज्म है वो क्रांति में तो विश्वास रखता ही है कि बिना क्रांति के सोशल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो सकता। और जो कम्युनिस्ट पार्टीज़, जो सोशलिस्ट पार्टीज़ बनी थी, वे अपने अपने देशों में इसके लिए प्रयासरत थी, यद्यपि किसी को सफलता नहीं मिली। तो फिर फ्रैंकफर्ट संप्रदाय के विचारक इस रेवोल्यूशन के प्रश्न को किस प्रकार से देखते हैं, ये भी एक विचारणीय विषय है। फ्रैंकफर्ट संप्रदाय के विचारक भी क्रांति में ही विश्वास रखते हैं, क्योंकि अगर हमें समाज में मौलिक परिवर्तन करना है तो उनका भी ये मानना था कि बिना क्रांति के समाज में कोई फंडामेंटल चेंजेस, कोई रेडिकल चेंजेस नहीं हो सकते। इस अर्थ में वो जो सोशल डेमोक्रेट्स थे उनके रिफॉर्मिज्म को वो स्वीकार नहीं करते, उनके सुधारवाद को स्वीकार नहीं करते कि शायद क्रांति की ज़रूरत ना पड़े, बल्कि धीरे धीरे सुधारों से, क्रमिक सुधारों से, पीसफुल रिफॉर्म से, ग्रेजुअल रिफॉर्म से
पार्लियामेंट्री मेथड से चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, कैपिटलिज्म की बुराइयां दूर हो जाएंगी और सोशलिज्म का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। तो ये जो सोशल डेमोक्रेट्स जो बात कह रहे थे उसको तो वो स्वीकार नहीं करते, इसलिए उनका जो दृष्टिकोण है वो रिफॉर्मिस्ट नहीं है, उनका भी दृष्टिकोण रेवोल्यूशनरी है। रेवोल्यूशन को वो भी इनएविटेबल मानते हैं, आवश्यक मानते हैं, लेकिन वे रेवोल्यूशन लाने के काम में, क्योंकि वे सक्रिय राजनीति से दूर थे, इसलिए अब वो रेवोल्यूशन कैसे की जाएगी, क्या उसकी पद्धति होगी, क्या उसका भविष्य होगा, इसलिए इन प्रश्नों में वो नहीं उलझते कि वो रेवोल्यूशन की स्ट्रेटजी क्या होगी और सब। ये प्रश्न फ्रैंकफर्ट संप्रदाय के जो दार्शनिक हैं वो इन चीज़ों से दूर रहे। हर्बर्ट मार्क्यूस ज़रूर उसका अपवाद है, क्योंकि हर्बर्ट मार्क्यूस इस विषय पर कुछ बोलता है, कुछ कहता है। अमेरिका का जो नव वामपंथी आंदोलन था उसको ये स्ट्रेटजी बताने में हर्बर्ट मार्क्यूस का योगदान रहा। लेकिन बाकी जो विचारक हैं वो रेवोल्यूशन को आवश्यक मानते हैं, लेकिन रेवोल्यूशन के ऊपर केवल थ्योरेटिकली विचार करते हैं, केवल सैद्धांतिक रूप में उसका पक्ष पोषण करते हैं। रेवोल्यूशन की जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं, उसकी जो स्ट्रेटजी की प्रॉब्लम्स हैं, उसमें वो अपने को नहीं उलझाते, क्योंकि उनका मानना है कि अगर टोटल ट्रांसफॉर्मेशन करना है सोसाइटी का, जो कि फ्रैंकफर्ट संप्रदाय के चिंतन का उद्देश्य है कि समाज को मुक्त करना, इमेंसिपेटरी गोल है ना, कि समाज को वो जो स्ट्रक्चर्स हैं डोमिनेशन के, ऑपरेशन के, इनसे समाज को मुक्त करना है। जो पूंजीवादी समाज है उसमें आधिपत्य के, नियंत्रण के, दमन के जो दमनकारी जो संस्थाएं सब खड़ी हुई हैं, उनको सबको बदलना है, तो इसके लिए क्रांति तो करनी पड़ेगी, ऐसा तो उनका मानना है। लेकिन वो उसके प्रैक्टिकल साइड में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं। तो ये एक अन्य पक्ष है जो कि फ्रैंकफर्ट संप्रदाय की विशेषताओं में आता है। अगली बात ये है, जो कि एक महत्वपूर्ण केंद्रीय सिद्धांत है, कि फ्रैंकफर्ट संप्रदाय की जो विचार दृष्टि है वो विचार दृष्टि क्या है, यानी किन मुद्दों को वो उठाते हैं, किन इश्यूज़ को वो उठाते हैं। और जैसा कि मैंने आपसे अभी बताया कि जो फ्रैंकफर्ट संप्रदाय का जो मूल ग्रंथ है वो तो हार्खाइमर और एडॉर्नो की जो रचना है डायलेक्टिक्स ऑफ एनलाइटनमेंट वो है। और इस पुस्तक की जो मूल बात है वो बात क्या है? वस्तुतः ये पुस्तक आधुनिकता की एक बहुत सशक्त समालोचना है, समीक्षा। This book is a very strong critique of modernity। और इसको हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं कि जो शब्दावली आज हम सुनते हैं पिछले 10, 15, 20 साल से, पोस्ट मॉडर्निटी, तो वो जो काम पोस्ट मॉडर्न थिंकिंग ने अभी किया पिछले 15-20 साल में, उस काम का प्रारंभ फ्रैंकफर्ट संप्रदाय ने 1925 के आसपास शुरू कर दिया था। क्योंकि पोस्ट मॉडर्निटी भी क्या है? मॉडर्निटी की क्रिटिक है, आधुनिकता की समीक्षा है। यानी वो आधुनिकता जो कि एज ऑफ एनलाइटनमेंट की उपज है, यानी जो 18वीं शताब्दी का प्रबोध काल है, उसमें कुछ मान्यताएं प्रतिपादित की गई और उन्हीं मान्यताओं पर आधुनिक जो विचार दृष्टि है वो आधारित है। तो चाहे हम उसको ये कहें कि उत्तर आधुनिकता आधुनिकता की समीक्षा है, चाहे हम उसको हम ये कहें कि उत्तर आधुनिकता एनलाइटनमेंट की, एज ऑफ एनलाइटनमेंट की क्रिटिक है, दोनों का एक ही मतलब है। क्योंकि आधुनिकता
का जो स्रोत है वो एज ऑफ एनलाइटनमेंट है। उस एज ऑफ एनलाइटनमेंट में कुछ विशेष प्रकार की मान्यताएं प्रतिपादित की गईं और उन्हीं मान्यताओं का जब आगे और विकास हुआ तो उसका परिणाम वो सब विचार दृष्टि है जिसको कि हम आधुनिक विचार दृष्टि कहते हैं। तो ये काम फ्रैंकफर्ट संप्रदाय शुरू कर चुका था 1925 में, और ये जो डायलेक्टिक्स ऑफ एनलाइटनमेंट है इसमें आधुनिकता की ही समीक्षा है, उसी की क्रिटिक है। वो क्रिटिक क्या है, उसकी मूल बात क्या है? हॉर्खहाइमर और एडॉर्नो कहते हैं कि ज्ञान का लक्ष्य, प्रबोधन का लक्ष्य व्यक्ति को स्वतंत्रता प्रदान करना है। ज्ञान जो है वो इमेंसिपेटरी होता है, मुक्तिदायिनी होता है। लेकिन एज ऑफ एनलाइटनमेंट से जिस प्रकार का ज्ञान उत्पन्न हुआ, जो विचार उत्पन्न हुए, जो सिद्धांत उत्पन्न हुए, उन्होंने जीवन में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन किए, लेकिन साथ साथ बहुत सारी विकृतियां भी हमारे जीवन में पैदा कर दी। तो जो एज ऑफ एनलाइटनमेंट है, अगर वो उससे जो रेशनलिज्म निकला, जो बुद्धिवाद निकला, उससे और उस बुद्धिवाद की जो देन ये साइंस और टेक्नोलॉजी है जिसके ऊपर आधुनिकता प्रतिष्ठित है, तो ये साइंस और टेक्नोलॉजी अनेक प्रकार, अगर हमको कुछ जीवन में सुख सुविधाएं दे रही है तो हमारे जीवन में बहुत सारे दमन शोषण का कारण भी ये साइंस और टेक्नोलॉजी बन गई है, जिसकी शायद उस समय अपेक्षा नहीं की गई थी। जब इस प्रकार के विज्ञान की या टेक्नोलॉजी का जब प्रारंभ हुआ तब ये शायद सोचा नहीं गया था, लेकिन अब ये एक परिणाम भी सामने आ रहा है। और इस साइंस और टेक्नोलॉजी ने कैपिटलिज्म जो कि वैसे ही एक शोषणकारी व्यवस्था है, यूं ही अपने में ही एक अन्यायकारी व्यवस्था है, साइंस और टेक्नोलॉजी की मदद से कैपिटलिस्ट सिस्टम और ज़्यादा ऑपरेसिव बन गया है और ज़्यादा एक्सप्लॉइटेटिव बन गया, जो शायद पहले सोचा नहीं गया था। ये जो पक्ष है आधुनिकता का, और इसको वो कहते हैं कि जीवन के सभी क्षेत्रों में आप देखिए इसका प्रभाव दिखाई पड़ता है। अर्थव्यवस्था में भी, राजनीति में भी, जो हमारे जीवन में कला है, संस्कृति है, सभी पक्षों पर इसका प्रभाव दिखाई पड़ता है। यानी सभी पक्षों में ये जो विकृतियां हैं, सभी क्षेत्रों में इस प्रकार की विकृतियां दिखाई पड़ रही हैं। दूसरी बात वो ये कहते हैं कि साइंस और टेक्नोलॉजी ने क्या किया है कि एक मास कल्चर और एक मास सोसाइटी उत्पन्न कर दी। मास शब्द का प्रयोग कोई बहुत अच्छे अर्थ में नहीं किया जाता है, यानी एक भीड़ की संस्कृति, एक भीड़ का समाज पैदा हो गया, एक मास सोसाइटी और एक मास कल्चर पैदा हो गया। विज्ञान और टेक्नोलॉजी ने बहुत सारे आविष्कार कर दिए, जैसे कि टेलीविज़न आ गया, रेडियो आ गया, मास मीडिया आ गया, जिनको वो लोग कल्चर प्रोडक्ट्स कहते हैं। तो एक तो ये हुआ कि इससे जो एक होमोजेनाइजेशन की सब चीज़ें एक ही ढर्रे में ढल गई, सेमनेस, जिससे जो विशिष्टता है व्यक्ति की, समूहों की, वो धीरे धीरे मिट गई और सब लोग जैसे कि एक ही रंग में रंग गए हैं। सब लोग एक ही प्रकार से जीवन जी रहे हैं, एक ही प्रकार का मनोरंजन प्राप्त कर रहे हैं, एक ही प्रकार से सोच रहे हैं, एक ही प्रकार की उनकी समस्याएं हैं। तो ये जो एक
होमोजेनाइजेशन हुआ है लाइफ का, एग्जिस्टेंस का। क्यों? क्योंकि एक ख़ास प्रकार की जो कल्चर है, जो कि साइंस और टेक्नोलॉजी से पैदा होती है, जिसके हम सब लोग कंज्यूमर्स बन गए, उस कल्चर के, उस कल्चरल प्रोडक्ट्स के हम सब लोग कंज्यूमर्स हैं। जैसे उदाहरण के तौर से पहले जो नाटक होते थे तो उसमें पात्रों की एक इंडिविजुअलिटी, उनकी अपना व्यक्तित्व, और डायरेक्टर की एक अपनी दृष्टि, और श्रोताओं को लगता था कि जैसे हम उसमें भागीदारी कर रहे हैं। तो वो जो चीज़ होती थी तो वो फिल्मों के आ जाने के बाद नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तो आपको चीज़ें ख़ास तरह से बना के दिखा दी जाती हैं, आप उसको पैसिवली देखते हैं, उसको पैसिवली, वो आपका एक इंटरटेनमेंट होता रहता है, और सब लोग उसी प्रकार के इंटरटेनमेंट के शिकार हैं। तो ये जो हुआ है कि जो क्रिएटिविटी थी, जो सृजनशीलता थी व्यक्ति की और समाज की, उसके स्रोत सूखने लगे हैं, क्योंकि अब हर चीज़ जो है वो उसका स्रोत टेक्नोलॉजी हो गई है, और वो टेक्नोलॉजी से बनी गढ़ी हुई चीज़ें हमारे ऊपर एक तरह से लाद दी जाती हैं। हम लोग केवल उसके पैसिव रेसिपिएंट्स हैं, उसमें पैसिवली पार्टिसिपेट करते हैं और समझते हैं कि जैसे हमारा बड़ा विकास हो रहा है, हमारा बड़ा हम एक बेहतर जीवन जी रहे हैं। जबकि दिक्कत ये है, समस्या ये है कि इस एनलाइटनमेंट ने हमारे जो अपने इनर सोर्सेज हैं क्रिएटिविटी के, जो डिस्टिंक्टिवनेस है, जो इंडिविजुअलिटी है, उसको ख़त्म कर दिया, और सब लोग एक ही प्रकार, एक ही सांचे में लगता है, जैसे कि पूरा समाज ढल गया। तो ये जो पूंजीवादी समाज में हुआ है, ये अब इसमें आप स्वतंत्र कहाँ रहे? इसमें तो आप जो है इंस्ट्रूमेंट बन के रह गए हैं, उपकरण बन के रह गए हैं, जिसके लिए फ्रैंकफर्ट संप्रदाय के विचारकों ने एक शब्द भी प्रयोग किया है, इंस्ट्रूमेंटल रेशनैलिटी, कि जो है हम सब लोग एक प्रकार से उपकरण हैं, जैसा चाहे हमको इस्तेमाल कर लिया जाता है। हमारा जो हमारी इंडिविजुअलिटी है, हमारी जो पर्सनालिटी है, और जो हमारी वास्तव में फ्रीडम होती है, क्योंकि फ्रीडम वहाँ पर है जहाँ पर क्रिएटिविटी है। जब हम चीज़ों को चुपचाप रिसीव करते हैं, जो भी हमारे सामने परोस दिया जाता है उसको हम ग्रहण कर लेते हैं, अनक्रिटिकल हो गए। आगे चल के हर्बर्ट मार्क्यूस ने कहा कि ये जो संस्कृति बन रही है कन्फॉर्मिटी की है, सब लोगों को एक ही तरीके से सोचना है, एक ही सांचे में ढलना है। इसमें क्रिटिकल डायमेंशन तो ख़त्म ही हो गया। क्रिटिकल जो हमारी फैकल्टी है वो धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है ना। तो ये जो एक पूंजीवादी सभ्यता में घटित हो रहा है, अब ये एनलाइटनमेंट का उद्देश्य तो ये नहीं रहा होगा, क्योंकि ज्ञान तो, प्रबोधन तो मुक्तिदायिनी होता है, एमेंसिपेटरी होता है। लेकिन हुआ ये है कि इस एनलाइटनमेंट ने हमको एक प्रकार की पराधीनता में जकड़ दिया, एक प्रकार से हमको बंधनों में जकड़ दिया है। वो बंधन दिखाई नहीं पड़ते, विजिबल नहीं है। पुराने किस्म की पराधीनता नहीं है, पुराने दौर के बंधन नहीं है कि जो चीज़ें स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती थी। लेकिन चाहे जैसे कि डेमोक्रेसी है, तो डेमोक्रेसी में सब लोग एक ही तरह से बिहेव करते हैं। एक ख़ास पैटर्न बन गया है पॉलिटिक्स का, एक ख़ास पैटर्न बन गया है इंटरटेनमेंट का, एक ख़ास पैटर्न बन गया है कंजम्पशन का, एक ख़ास पैटर्न बन गया है प्रोडक्शन का। हर चीज़ एक ख़ास सांचे में ढल गई है, और सब लोग उस सांचे, उसके अनुसार ही बिहेव करते हैं, एक्ट नहीं करते। आर्नल्ट ने ये डिस्टिंक्शन किया आगे चल के
एक्शन और बिहेवियर। बिहेवियर ये है कि हम लोगों को जैसे एक तरीके से कर दिया गया है, जैसे कि किसी ऑटोमेशन में किसी डिवाइस को कर दिया जाता है, तो उस तरह से हम लोगों को कर दिया गया है और हम उसी के हिसाब से बिहेव करते रहते हैं। तो ये जो पूंजीवादी व्यवस्था है, ये मुक्तिदायिनी व्यवस्था तो फिर नहीं है। ये हमको मुक्ति की ओर, स्वतंत्रता की ओर तो नहीं ले जा रही है, बल्कि ये तो ऐसे इनविजिबल बंधन गढ़ रही है, ऐसी इनविजिबल किस्म की स्लेवरी पैदा कर रही है जिसको हम समझ नहीं पा रहे हैं, जिसको हम स्वतंत्रता कहते हैं या जिसको हम मुक्ति कहते हैं। और ये जो मास कल्चर बनी है, इस मास सोसाइटी की ये जो मास कल्चर बन रही है, इसको बनाने में पूंजीवाद तो सहायक है ही, लेकिन साथ साथ उस पूंजीवाद को साइंस और टेक्नोलॉजी का सहारा मिल गया तो वो काम और तेज़ी से हो रहा है और सर्वव्यापी वो चीज़ हो गई। तो ये एक लेट कैपिटलिज्म या एडवांस्ड कैपिटलिज्म में ये जो कुछ घटित हो रहा है, इसको मार्क्स ने नहीं देखा था। ये 19वीं शताब्दी की कैपिटलिज्म में चीज़ें यहाँ तक नहीं गई थी, लेकिन अब 20वीं शताब्दी का जो कैपिटलिज्म है, वो जिस तरह की सोसाइटी को, जिस तरह की कल्चर को क्रिएट कर रहा है, उसको समझने में मार्क्स सहायक तो है, लेकिन हमें दूसरे सोर्सेज से भी सहायता लेकर इस पूरे परिदृश्य को समझना पड़ेगा। और इसलिए फ्रैंकफर्ट संप्रदाय से जुड़े जो विचारक हैं वो दूसरे वैचारिक स्रोतों का भी उपयोग करते हैं आज के इस एडवांस्ड कैपिटलिज्म के सामाजिक और सांस्कृतिक परिदृश्य को समझने के लिए। तो ये एक समस्या है इस मास सोसाइटी की या इस मास कल्चर की, जो कि जिसका प्रतिपादन फ्रैंकफर्ट संप्रदाय से जुड़े दार्शनिक करते हैं। अब वे उसके अलग अलग पक्षों पर विचार करते हैं, जैसे एरिक फ्राम जैसे लोग उसके मनोवैज्ञानिक पक्ष के ऊपर विचार करते हैं कि किस प्रकार का मनोविज्ञान बन रहा है। फिर फ्राइड की सहायता से वो उसको और एक्सप्लेन करने, हर्बर्ट मार्क्यूस भी फ्राइड की सहायता से इस स्थिति को समझने का प्रयास करता है। तो दूसरे स्रोतों से सहायता लेकर वो इस प्रेजेंट रियलिटी को, इस लेट कैपिटलिस्ट सोसाइटी की जो रियलिटी है, इसको समझने का वो प्रयास करते हैं। लेकिन उसमें मुख्य उनको जो उनका जो संबल है वो तो मार्क्सिज्म ही है, क्योंकि उनका मानना है कि मार्क्स एक कैपिटलिज्म के फिलॉसफर के रूप में, कैपिटलिज्म के सोशलॉजिस्ट के रूप में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रखता है, कि मार्क्स इज एसेंशियली ए फिलॉसफर ऑफ कैपिटलिज्म, मार्क्स इज एसेंशियली ए सोशलॉजिस्ट ऑफ कैपिटलिज्म। वो इकोनॉमिक साइड को ये लोग ज़्यादा महत्व नहीं देते, तो इसलिए उसकी सहायता से तो हम, लेकिन कैपिटलिज्म बदल चुका है आज 20वीं शताब्दी में, उसमें बहुत सारे नए डेवलपमेंट्स हो चुके हैं, बहुत सारे नए ट्रेंड्स आ चुके हैं। तो एक तो इस विषय पर वो विचार करते हैं, और दूसरी बात वो कहते हैं कि इन सब चीज़ों से क्या हुआ, इन सब चीज़ों का परिणाम एक ये हुआ है कि जो वर्किंग क्लास है उसके अंदर जो रेवोल्यूशनरी कॉन्शियसनेस है, जो क्रांति की जो चेतना है, जो क्रांति की प्रेरणा है, वो या तो बहुत मंद पड़ चुकी है या लगभग ख़त्म हो चुकी है। क्यों? क्योंकि इस कंज्यूमर कल्चर में उपभोग की तमाम सामग्री आपको प्रदान कर दी गई है। आप जिसको इस पक्ष को हर्बर्ट मार्क्यूस ने उठाया है अपनी किताब वन डायमेंशनल मैन में, कि ये जो सोसाइटी है वो कंज्यूमर सोसाइटी है, प्रोडक्शन कंजम्पशन, और इस प्रोडक्शन कंजम्पशन में एक कैपिटलिज्म में एक जनरल प्रॉस्पेरिटी बढ़ी है, मजदूरों की आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति भी थोड़ी बेहतर हुई है, उनकी
नीड्स भी बढ़ गई हैं या उनकी फॉल्स नीड्स भी बढ़ा दी गई हैं और उनके हाथ में थोड़ा पैसा भी आ गया है, लिहाजा वो इसी प्रक्रिया में बराबर लीन रहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कंजम्पशन कर लिया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा सुख सुविधाएँ प्राप्त हो जाएं। और उनको सुख सुविधाएँ प्राप्त हो रही, तरह तरह की साइंस और टेक्नोलॉजी ने बहुत चीज़ें हमारे जीवन में बहुत सारी चीज़ें आसान भी कर दी हैं। इसलिए अब उनको कैपिटलिज्म से नाराज़ी नहीं रही, जैसा कि मार्क्स ने सोचा था कि ये अपने शोषण से वो नाराज़ होंगे और कैपिटलिज्म को ख़त्म करने की बात सोचेंगे, तो अब ऐसा नहीं है, क्योंकि उनको तो लग रहा है कि जो कैपिटलिज्म है वो हमको हमारी स्थिति को बेहतर कर रहा है। लिहाजा उनकी जो क्रांति की चेतना है वो मंद पड़ गई है या समाप्त हो गई है। अब वो कैपिटलिस्ट के कोलैबोरेटर बन गए हैं, अब वो पूंजीवाद के सहयोगी बन गए। अब वे पूंजीवाद के विरोधी नहीं रहे, अब वे पूंजीवाद के साथ सहयोग करके काम कर रहे हैं और इस तरह से पूंजीपति और सर्वहारा वर्ग दोनों पार्टनर्स हैं और दोनों मिल के काम कर रहे हैं और उससे जो वेल्थ क्रिएट हो रही है, जो प्रॉस्पेरिटी आ रही है, उसको वो एंजॉय कर रहे हैं, उसका वो आनंद ले रहे हैं। तो इसलिए अब रेवोल्यूशनरी कॉन्शियसनेस तो मंद पड़ नहीं था और ये फ्रैंकफर्ट संप्रदाय के लोग कहते हैं कि इसीलिए यूरोप में क्रांतियाँ नहीं हो पाई या आगे भी ये भी होने की कोई संभावना नहीं दिखाई पड़ती, क्योंकि जो क्रांति करने वाला जो वर्ग था उसकी तो क्रांतिकारी चेतना ही मंद पड़ गई। जिस वर्किंग क्लास के ऊपर मार्क्स ने विश्वास जताया था कि ये रेवोल्यूशन करेगा और सोशलिज्म को स्थापित करेगा, वो वर्किंग क्लास तो अब बोर्जुआ का सहभागी बन गया है, सहयोगी बन गया है। कंज्यूमरिज्म में जैसे कि बोर्जुआ लिप्त है, वैसे वर्किंग क्लास भी लिप्त है। तो ये एक अन्य पक्ष है जिसके ऊपर फ्रैंकफर्ट संप्रदाय से जुड़े हुए विचारकों ने विचार किया है कि जो क्लास कॉन्शियसनेस थी उसकी स्थिति क्या है, जो वर्गीय चेतना थी उसका हाल क्या है, वो उसका क्या स्टेटस है। तो उनका ये मानना है कि वो वर्गीय चेतना तो लुप्त हो गई है यूरोप के सभी देशों में, अब वो कोई क्रांति की नहीं सोचता। ये एक समीक्षा है जिसको कि हमारी ये क्रिटिक है, इसलिए फ्रैंकफर्ट संप्रदाय के लिए एक दूसरी पदावली भी, दूसरी फ्रेजोलॉजी भी चलती है, उसको क्रिटिकल थियरी भी कहते हैं। तो ये एक क्रिटिकल थियरी है एक सोसाइटी की, कल्चर की। जो पूंजीवादी, जो बोर्जुआ सोसाइटी है उसकी ये क्रिटिक है, उसकी एक सोशियोलॉजिकल क्रिटिक है, उसकी एक कल्चरल क्रिटिक है, इसलिए इसको क्रिटिकल थियरी भी कहते हैं। लेकिन जो फ्रैंकफर्ट संप्रदाय है वो केवल क्रिटिक से पे आके काम अपना पूरा कर देता, ख़त्म कर देता, ऐसा नहीं। अगर ऐसा है तो फिर अब इमेंसिपेशन के लिए क्या किया जाए, इस हालात से उबरा कैसे जाए। आगे चल के हेबरमास ने इसके ऊपर काफ़ी विचार किया और जो फ्रैंकफर्ट संप्रदाय से जुड़े हुए विचारक हैं वो भी इस पर विचार करते हैं। हेबरमास ने इसको कहा है कि हमारा जो सबसे बड़ा हित होता है, लक्ष्य होता है, वो इमेंसिपेटरी इंटरेस्ट होता है, मुक्तिदायनी हित, कि ये जो एक नई प्रकार की स्लेवरी पैदा हो गई है, एक जो नए प्रकार का डोमिनेशन पैदा हो गया, यानी जैसा कि एडॉर्नो कहते हैं कि 3 प्रकार के डोमिनेशंस पैदा हो गए। एक तो मनुष्य ने प्रकृति को डोमिनेट कर लिया है, वो प्रकृति का मालिक अपने को मानने लगा है। दूसरा, हमने अपने नेचर को, हमारे अंदर जो है उसको हमने डोमिनेट कर लिया है, ख़ास तरीके से बनाना चाहते हैं। और तीसरा, जो दूसरे लोग हैं समाज के शक्तिशाली लोग, उनके ऊपर डोमिनेशन अपना स्थापित कर रहे हैं।
उनके ऊपर अपना आधिपत्य स्थापित कर रहे हैं, प्रभुत्व स्थापित कर रहे हैं। जैसे कि जो पूंजीपति वर्ग है वो प्रोलेटेरिएट को डोमिनेट करने की कोशिश करता है, आज भी वो करता है। उसके नेचर में, डोमिनेशन के नेचर में फ़र्क आया है समय के साथ, लेकिन आज भी जो सर्वहारा वर्ग है वो अंततः पूंजीपतियों के इशारे पर ही चल रहा है। जो उससे चाहते हैं करना वो करता है। तो ये एक प्रकार का डोमिनेशन। तो ये जो डोमिनेशन है, ये जो स्ट्रक्चर्स ऑफ डोमिनेशन हमारी सोसाइटी में पैदा हो गए, ये जो हमारी सोसाइटी में तमाम जो स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑपरेशन पैदा हो गए, जो कि विजिबल नहीं है, जिनके ऊपर काफ़ी, जो कि एक छद्म आवरण जिनके ऊपर रहता है कि जैसे है तो उसको हम कहते हैं एनलाइटनमेंट है, प्रोग्रेस है, लेकिन एक्चुअली रिग्रेस है। एक्चुअली चीज़ें परवर्ट हो रही हैं। तो ये जो स्थिति है इसका अंत तो करना ही है। और बीमारी छोटी नहीं है, इसलिए रिफॉर्म से भी काम नहीं चलेगा। इधर उधर कुछ थोड़े बहुत सुधार करने से कोई बहुत परिवर्तन होने वाला नहीं है। इसलिए आपको इस परिदृश्य को टोटली ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, इसको पूरी तरह से बदलना पड़ेगा। और यही पूरी तरह से बदला जाना ही रेवोल्यूशन होती है, क्योंकि रेवोल्यूशन क्या है? टोटल ट्रांसफॉर्मेशन, वही रेवोल्यूशन होती है। पूर्ण और मौलिक परिवर्तन समाज की व्यवस्था में, संस्कृति की व्यवस्था में ये करना पड़ेगा। तो इसलिए केवल वो क्रिटिक नहीं करते, उस क्रिटिक में एक इमेंसिपेशन की चाह भी है। हालांकि वो बहुत क्लियर नहीं कहते कि वो इमेंसिपेशन किस दिशा में होगा, कैसे होगा, उसका टाइम फ्रेम क्या होगा। ज़्यादातर वो केवल जो मैलेडी है, जो बीमारी है, उसका ही विवेचन करते हैं। इमेंसिपेशन का कोई सीधे ब्लूप्रिंट पेश नहीं करते। लेकिन हाँ, एक इमेंसिपेशन इससे ज़रूरी है, इन चीज़ों को उलटना ज़रूरी है। एनलाइटनमेंट को उसकी प्रिस्टाइन प्योरिटी में रिस्टोर करना है, उस जो कि सही अर्थ में एनलाइटनमेंट होता है, उसको उस तरह से वापस लाना है। वो तो लक्ष्य होना ही चाहिए, ऐसा इनका मानना है। एक पक्ष और भी है कि एक तो ये जो एडवांस्ड कैपिटलिज्म है इसका वो समीक्षा करते ही हैं, लेकिन साथ साथ जिस समय फ्रैंकफर्ट संप्रदाय का उदय हुआ, लगभग उसी समय यूरोप में एक नए प्रकार के शासन तंत्र का भी उदय हुआ, और उसको कहते हैं सर्वाधिकारवाद, टोटलिटेरियनिज्म। क्योंकि जैसा कि मैंने पिछली बार भी उल्लेख किया कि हिटलर और मुसोलिनी ने जर्मनी और इटली में सर्वाधिकारवादी शासन प्रणालियाँ स्थापित कर ली। फासिज्म और नाजिज्म ये सिस्टम है, और धीरे धीरे उन्होंने अपने प्रभाव का विस्तार किया और दूसरे देशों को भी इसी सांचे में ढालने का काम किया। तो सर्वाधिकारवाद एक महत्वपूर्ण शासन तंत्र के रूप में सामने आया। उधर स्टालिन तो सर्वाधिकारवादी शासन स्थापित कर ही रहा था रूस में। तो एक टोटलिटेरियनिज्म का भी एक चैलेंज था, जिसके ये लोग शिकार भी थे और जिसके ये भोक्ता भी थे, जिसको इन्होंने सफ़र भी किया था। क्योंकि फ्रैंकफर्ट संप्रदाय यद्यपि फ्रैंकफर्ट में स्थापित हुआ, लेकिन हिटलर के उदय के बाद इन लोगों को जर्मनी से भागना पड़ा, दो कारणों से। एक तो हिटलर यहूदियों से घृणा करता था, और ये ज़्यादातर विचारक जो थे वो यहूदी थे, और दूसरा हिटलर मार्क्सवाद से भी घृणा करता था, और ये लोग मार्क्सवादी दृष्टिकोण का ही प्रतिपादन करते थे। तो फ्रैंकफर्ट स्कूल को
जर्मनी से ले जाकर न्यूयॉर्क में, अमेरिका में स्थापित करना पड़ा, और वो तब तक चलता रहा जब तक कि हिटलर का पतन नहीं हो गया। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद फिर से ये लोग वापस आए। तो ये लोग हिटलर के सर्वाधिकारवाद के विक्टिम्स भी थे, उसके शिकार भी थे। इसलिए जब इन्होंने विचार किया तो कैपिटलिज्म के ऊपर तो किया ही, इन्होंने जो दूसरी क्रिटिक दी है वो टोटलिटेरियनिज्म की दी, कि सर्वाधिकारवादी प्रणाली कैसे अस्तित्व में आती है, सर्वाधिकारवाद की साइकोलॉजिकल रूट्स क्या हैं। जैसे कि एडॉर्नो की ही किताब है द अथॉरिटेरियन पर्सनालिटी। क्योंकि जो सर्वाधिकारवाद है वो एक ऐसी विकृति है, एक ऐसा परवर्जन है जिसके साइकोलॉजिकल, मनोवैज्ञानिक कारण होते हैं। राजनीति में, सामाजिक जीवन में उसकी अभिव्यक्ति बाद में होती है। तो फ्रैंकफर्ट संप्रदाय से जुड़े हुए विद्वानों ने, विचारकों ने इस फाजीवाद, नाजीवाद के ऊपर भी विचार किया कि ये जो विचारधारा है, इसकी ये जो विकृति है जिसने कि विश्व को महायुद्ध में भी झोंक दिया अंततः, ये इस तरह का व्यू पॉइंट कैसे आता है, कैसे पनपता है। क्योंकि सर्वाधिकार के पनपने में जन सहयोग भी था। हिटलर काफ़ी लोकप्रिय था, मुसोलिनी भी काफ़ी लोकप्रिय था अपने अपने देशों में। तो ये एक पक्ष था कि जो टोटलिटेरियन सिस्टम्स हैं वो कैसे ऑरिजिनेट करते हैं, क्यों थ्राइव करते हैं, कैसे फलते फूलते हैं, कैसे उनका जन्म होता है। ये भी एक मास सोसाइटी की प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि आप कंजम्पशन में इतने बिजी हैं। हाना आरेंट ने इस बात को दूसरे तरीके से उठाया है कि जनता अपनी सुख सुविधाओं में इतनी व्यस्त हो जाती है एक मास सोसाइटी में कि वो अपने राजनीतिक दायित्व को भूल जाती है, अपनी पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भूल जाती है कि कौन लोग हैं जिनको हम वोट दे रहे हैं, जो शासन में आ रहे हैं, उनको हम पहचानना पसंद नहीं करते, उनकी रेटोरिक के बहाव में बह जाते हैं, देश की चिंता गौड़ हो जाती है, राजनीति की चिंता गौड़ हो जाती है, हम लोग पॉलिटिकली पैसिव हो जाते हैं। तो जब जनता पॉलिटिकली पैसिव हो जाएगी तो अधिनायकवाद का, सर्वाधिकारवाद का जन्म तो होगा ही होगा। क्योंकि राजनीतिज्ञ तो बड़े चतुर होते हैं, वो हर स्थिति का फ़ायदा उठाना जानते हैं। तो ये पक्ष भी है कि कैसे मास सोसाइटी टोटलिटेरियन सिस्टम के लिए जिम्मेदार है। जब जनता सचेत नहीं रहती, सावधान नहीं रहती, खाओ पियो मौज करो में ही लिप्त रहती है और उससे उच्चतर उसका कोई आदर्श नहीं होता, उससे उच्चतर उसकी कोई चिंता नहीं होती, तो फिर इसी प्रकार के शासन तंत्र का उत्पन्न होना स्वाभाविक है। ये ऐसी चीज़ है जिसको प्लेटो ने बहुत पहले ही संकेत कर दिया। यूनानी दर्शन में प्लेटो ने इस प्रवृत्ति को बहुत पहले ही बता दिया है कि अगर डिस्पोटिक गवर्नमेंट्स इमर्ज करती हैं या गवर्नमेंट्स अगर डिस्पोटिक होती है तो उसके लिए अल्टीमेटली, फाइनली जनता जिम्मेदार है। उनकी एपैथी, उनका इंडिफरेंस ये जिम्मेदार है, उनकी उदासीनता जिम्मेदार है, उनका कर्तव्य बोध ना होना कि वे अपने से ऊपर उठकर कभी राष्ट्र के विषय में, समाज के हित के विषय में ठीक से विचार ही नहीं कर पाते। तो ये पक्ष भी फ्रैंकफर्ट संप्रदाय से जुड़े विद्वानों की चिंता का विषय रहा कि टोटलिटेरियन जो सिस्टम्स होते हैं उनका क्या नेचर होता है, उनकी क्या प्रकृति होती है। और इसी टोटलिटेरियन सिस्टम के अंदर एक दूसरी बुराई, बहुत बड़ी बुराई सामने आई थी, नस्लवाद की, रेशिज्म की। और हम लोग जानते हैं कि किस तरह से हिटलर ने यहूदियों का कत्लेआम किया था। तो ये क्या था? नस्लवाद था, रेशिज्म था। तो ये रेशिज्म क्यों उभरता है?
आज जैसे कि एडॉर्नो ने कहा कि हम लोग बड़े प्रबुद्ध हो रहे थे, तो प्रबुद्ध होते होते ये नस्लवाद कहाँ से पैदा हो गया, ये बुराई कहाँ से पैदा हो गई। अगर ये इनलाइटनमेंट था, अगर वास्तव में हम इनलाइटनमेंट की तरफ बढ़ रहे थे, तो ये सब विकृतियाँ कहाँ से आ गई। जिस रेशनलिज्म को हम लोग इतना महत्व दे रहे थे, आदमी रेशनल है, रेशनलिज्म के आधार पर काम होना चाहिए, लेकिन ये सब इरेशनल चीज़ें कहाँ से आ गई। ये अबौद्धिक चीज़ें, ये बुद्धि विरोधी बातें, ये कैसे उत्पन्न हो गई। तो इसका मतलब है कि इनलाइटनमेंट एक अपने लक्ष्य में विफल रहा, जो उन्होंने लक्ष्य बनाया होगा उसको वो प्राप्त नहीं कर सका। तो रेशिज्म की बुराई, नस्लवाद की बुराई, जो कि बहुत तेज़ी से पनपी यूरोप में, और जिसका भयंकर रूप हमें जर्मनी में देखने को मिला, जहां यहूदियों का कत्लेआम हुआ हिटलर के द्वारा। तो इन सब पक्षों पर भी फ्रैंकफर्ट संप्रदाय से जुड़े विचारकों ने विचार किया, इनकी भी समीक्षा की है। इसलिए एक दूसरी जो क्रिटिक है वो टोटलिटेरियनिज्म की, क्योंकि जो टोटलिटिज्म था उस समय की पॉलिटिकल रियलिटी थी, लेकिन एक परवर्ट सिस्टम था, एक विकृत प्रणाली थी, एक विकृत व्यवस्था। तो उसकी समीक्षा भी आवश्यक थी और इन विद्वानों ने उसकी समीक्षा की। तो इस तरह से जो फ्रैंकफर्ट संप्रदाय था वो उसी चीज़ को आगे बढ़ाता है जो पिछली बार, जैसा कि हम लोगों ने देखा कि जो ल्यूकस या ग्रामशी वगैरह जो काम कर रहे थे, उसको थोड़ा और आगे बढ़ाने का काम इस फ्रैंकफर्ट संप्रदाय ने किया। और मार्क्सवादी चिंतन को आधार बनाकर उन्होंने पूंजीवादी समाज के अनेक पक्षों की और कुछ नए पक्षों की, जिधर ल्यूकस वगैरह ने ध्यान नहीं दिया था, उन नए पक्षों की भी समीक्षा की। जैसे कि वाल्टर बेंजामिन ने म्यूज़िक, संगीत पर, जो पूंजीवादी समाज का जो संगीत है उसका क्या स्वरूप है, उसकी क्या प्रकृति है। तो इन सब पक्षों के ऊपर फ्रैंकफर्ट संप्रदाय ने विचार किया। वो कोई निश्चित समाधान तो नहीं दे सके, केवल उन्होंने एक प्रत्याशा की कि हमें इन सब चीज़ों से मुक्ति प्राप्त करनी है, कैसी व्यवस्था बनानी है। और उनका विश्वास था कि जब सोशलिज्म आएगा तो शायद इन सब चीज़ों से मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। इस फ्रैंकफर्ट संप्रदाय का गहरा प्रभाव आगे के नव वामपंथी आंदोलन पर दिखाई पड़ता है कई दृष्टियों से। जो नया नव वामपंथी आंदोलन अमेरिका में हुआ 60 और 70 के दशक में, जो एक प्रकार से उसी रेवोल्यूशनरी सोशलिज्म का नवीनतम संस्करण था, उस नव वामपंथी आंदोलन में हमें एक तरफ तो इस वेस्टर्न मार्क्सिज्म या इस फ्रैंकफर्ट संप्रदाय के प्रति निराशा भी प्राप्त होती है, लेकिन दूसरी तरफ इस फ्रैंकफर्ट संप्रदाय से जुड़े हुए लोग या वेस्टर्न मार्क्सिज्म से जुड़े हुए लोग नव वामपंथ के वैचारिक स्वरूप को प्रभावित भी करते हैं। दोनों बातें। तो वो फिर नव वामपंथ का स्वरूप क्या था, क्यों नव वामपंथ का जन्म हुआ, क्या उसकी मूलभूत मान्यताएं थीं, वो कहाँ तक सफल रहा, किस अर्थ में सफल रहा या किस अर्थ में असफल रहा, ये सब अन्य महत्वपूर्ण पक्ष हैं जिसको कि हम लोग अब अगले संस्करण में देखेंगे।